स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे हेलियॉन न्यूक्लियर फ्यूजन का जो इतना बोलबाला चल रहा है, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो ये है क्या? तो यहाँ पे ये 2 चीज़ को ट्राई कर रहे हैं एक साथ। अभी जो यूएसए अनाउंस किया था वो इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन में सक्सेस था। उससे कुछ साल पहले हम लोग मैग्नेटोप्लाज्मा में सक्सेसफुल पाए यानी ब्रेक इवन, यानी कि हम लोग डाले थे एनर्जी, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा मिल गया। क्या उससे हम लोग प्लांट क्यों नहीं बनाने लगे? बात यही समझिए, मैं बार-बार कहता हूँ, एनर्जी डालना, फ्यूजन अचीव करना बच्चों को खेलने की चीज़ है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में 12-13 साल के बच्चे रिकॉर्ड बना के बैठे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेक इवन करना, आज के टाइम में वो भी बड़ी बात नहीं है। ब्रेक इवन फैक्टर हाई रखना, वो बात है। कितना फैक्टर चाहिए? जनरली कहा जाता है 100 टू 200 चाहिए, तब जाके शायद आप पावर प्लांट बना सकें। मतलब कि आपने 1 मेगाजूल डाला, वो 200 मेगाजूल आउटपुट देगा, तब आप बम बम हो, नहीं तो आप बस गोल-गोल घूम रहे हो। तो ठीक है, ये मैथमेटिक्स को अच्छे से दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे हो रहा है मैग्नेटो इनर्शियल फ्यूजन। अब बोले भैया ये 2 चीज़ एक साथ कैसे मिक्स कर दिया? तो हिसाब ये है कि अगर आप एक ऐसा लेज़र बनाना चाहते हैं जो फ्यूजन जैसा कंडीशन क्रिएट कर दे पल्स में, असंभव नहीं है, किया गया है। लेकिन बात है कि वो लेज़र कुछ ज़्यादा महँगा हो जाता है। मतलब थोड़ा दुःख, दर्द, कष्ट, पीड़ा दे दे, इतना महँगा हो जाता है। तो मैग्नेटो सिस्टम में क्यों नहीं चले जाए? वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है। किया गया है, सक्सेसफुली किया जाए, मतलब करीब ये 1980 से यही किया जा रहा है, लेकिन वो भी महँगा हो जाता है। तो किसी को आइडिया है कि क्यों ना ये दोनों की शादी करा दिया जाए, मैग्नेटिक सिस्टम और इनर्शियल फ्यूजन का। तो यहाँ पे हिसाब ये है कि अगर आप मैग्नेट खरीदने चाहते हैं, आप बोलते हैं कि भैया मुझे 5 टेस्ला का मैग्नेट दो, थोड़ा महँगा होगा। आप बोलते हो 1.5 टेस्ला का दो, अरे यार एमआरआई वाला मैग्नेट है, दे दो इसको, चला। वहीं पे आप टेस्ला बोलने लगते हो कि 100 टेस्ला चाहिए, दाम पागल जैसा भाग जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दाम बहुत सारे चीज़ का डायरेक्ट नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। यानी कि आप सोचोगे इतना का ठीक है, दूसरे उससे थोड़ा-सा ऊपर आप जाएँगे, पावर बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, बहुत ज़्यादा दाम भाग जाएगा। तो आइडिया ये है कि मैग्नेट भी आप लगाओ, लेज़र भी लगाओ, तब तो बोलोगे कि भाई मैग्नेट भी लगाओ, इनर्शियल कन्फाइनमेंट सिस्टम भी लगाओ, तो दोनों तो महँगा होगा, बात सही है। लेकिन अगर दोनों को बाँट देते हैं कि भैया तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैग्नेट नहीं चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनर्शियल सिस्टम नहीं चाहिए, तो दोनों का दाम बहुत घट जाता है। तो इस सिस्टम का आइडिया यही है कि दोनों को यूज़ करो, लेकिन दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करो और दाम कम रखो। मेन वही समझिए, दाम कम रखो, टका कम लगे। तो यहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिज्म का ट्रैप करने के लिए, यानी कि आप कोई चीज़ को अगर उतना हीट करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को अगर टच करेगा, उसमें एनर्जी इतना स्पीड से वो डंप करेगा कि तुरंत कूल डाउन हो जाएगा। तो उसे आप बीच वैक्यूम में फ्लोट करना होता है, मतलब वो किसी भी चीज़ को छू ना सके। अब ये करने का सिर्फ इकलौता तरीका है। पहला, जो भी आप गैस ले रहे हैं उसे आयनाइज़ करें। आयनाइज़ का मतलब होता है कि उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप कर दें न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस को प्रोटॉन बाँधा रहता है और इलेक्ट्रॉन खुद भी इलेक्ट्रिक चार्ज्ड है। तो ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं, चार्ज्ड पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। अब ये जो गैस है, ये आयनाइज़्ड हो चुका है। आयनाइज़ का मतलब है कि ये जो प्लाज़्मा स्टेट में है, इसमें आप मैग्नेटिक फ़ील्ड से बाँध सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे मैग्नेटिक ट्रैप का वही मतलब कि आप मैग्नेटिक फ़ील्ड से बाँध दे रहे हो कि देखो भैया तुम्हें दीवार नहीं छूना है। ना। ना जी ना, एकदम नहीं। आपने गैस डाला, गैस न्यूट्रल था, उसमें आपने एनर्जी डाल के, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिज्म हो, कुछ भी करके आपने उसे आयनाइज़ में बदल दिया। आयनाइज़ में डालने के बाद आप मैग्नेट में उसे बांध दिए, मैग्नेटिक बॉटल जिसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक ट्रैप आपको दे रहा है कि भैया अब आप इसमें गर्मी डालिए और ये कहीं छुएगा नहीं, एनर्जी डंप नहीं कर देगा, ठंडा नहीं होगा। मिलियंस ऑफ डिग्री तक आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इनर्शियल कोलिजन। तो यहाँ पे ये समझिए, ये डिज़ाइन में आपको बार-बार देखने को मिलेगा, 2 चेंबर है, ठीक है? 2 चेंबर, 1 चेंबर इधर, 1 चेंबर उस साइड है। तो ये 2 चेंबर में आप पहले प्लाज़्मा बनाते हो, ठीक है? प्लाज़्मा बना के उसे बम-बम गरम करते हो, पूरी तरह से मैग्नेटिकली ट्रैप रखे हो। फिर इनर्शियल कोलिजन वाला सिस्टम आता है कि ये दोनों को फुल स्पीड से इग्नाइट कर, मतलब एक तरह से समझिए मैग्नेटिकली कोलैप्स करता है, धक, 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 धक कोलैप्स करके भेजते हैं सेंटर वाले एरिया में। अब यहाँ पे इनर्शियल कन्फाइनमेंट वाला सिस्टम आ रहा है। 2 प्लाज़्मा है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है, दोनों प्लाज़्मा है, दोनों का भिड़ाते हो और दोनों को बहुत स्पीड से बढ़ाते हो। यहाँ पे आता है इनर्शिया वाला बात, दोनों में बहुत इनर्शिया है। अब दोनों इतना स्पीड से आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इनर्शिया इधर उधर जा नहीं पाता। लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो होता क्या है, वो और गर्म हो जाता है। अब वहाँ पे वो इतनी गर्मी है, अब यहाँ पे कोर मैग्नेट्स जो हैं वो उसे स्क्वीज़ करते हैं कि भैया दबा देते हैं। अब वहाँ पे आप फ्यूजन अचीव कर लेते हो। तो मेन थ्योरम वही समझिए कि ये, मतलब अगर सिर्फ मैग्नेट से डायरेक्ट गर्म करने चाहते तो वो टोकामैक जितना महंगा हो जाता। सिर्फ लेज़र का माध्यम से या कोई भी काइनेटिक सिस्टम से ट्राई करते कि उसे फोड़ सकें, वो भी बहुत महंगा हो जाता है। तो ये दोनों को सस्ते में निपटा रहा है कि भैया छोटा सा मैग्नेट से बस मिलियन डिग्री तक जाओ, 10 मिलियन डिग्री तक जाओ, बिलियन डिग्री जाना है तो वो हम कोर में कर देंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी से ला रहे हैं। तो वही समझिए कि दोनों का बेस्ट उठा रहे हैं और दोनों का दाम कम रख रहे हैं। तो साइकिल कैसे चल गया, एनर्जी कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे ये ड्यूटेरियम हीलियम 3 रिएक्शन करेंगे। ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं है, ड्यूटेरियम हीलियम 3 रिएक्शन है।
और इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन। यानी कि फ्यूजन का आप अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो देखो उसमें न्यूट्रॉन टुई से निकल जाता है, बार बार जब देखो तब टुई से निकल जाता है न्यूट्रॉन। चाहे आप फिजन ही क्यों ना करें, चाहे यूरेनियम ही क्यों ना तोड़ें, न्यूट्रॉन बार बार बाहर निकलता है। अब प्रॉब्लम है कि न्यूट्रॉन है नौटंकी। तो नौटंकी से दिक्कत ये होता है कि वो बहुत काइनेटिक एनर्जी लिया है, चलिए बल्ले बल्ले बात है। अब वो एनर्जी बाहर आने लगता है। अब उसे रोकने के लिए आपको शील्डिंग चाहिए, और शील्डिंग तुरंत गल ना जाए इसलिए उससे एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो जो टोकामेक बनाया जा रहा है, टोकामेक में आइडिया ये है कि न्यूट्रॉन निकलेगा प्लाज्मा से, और प्लाज्मा बॉटल जो है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक बॉटल है, वो रोक नहीं सकता उसे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, चिल मारता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड से, आर पार चला जाता है। वो जैसे ही वॉल में हिट करता है, वॉल में कूलेंट पाइप रहता है जिसमें पानी रहता है, वो पानी को बॉईल करने लगता है क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो जा रहा है, पानी बोला कि भैया चिल हो जाओ, चिल। पानी उसे एनर्जी निकालता है, पानी स्टीम में बदलता है, उसे आप जो करना कीजिए। और जो आप फिजन रिएक्टर देखते हैं वो भी वही होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन पानी में जाते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं, पानी से आप टरबाइन चलाते हैं, काम हो जाता है। यहाँ पे ए न्यूट्रॉनिक के जरिए, यानी न्यूट्रॉन को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, सही नहीं सर जी, तुम नहीं जाओगे बाहर। तो ड्यूटेरियम और हीलियम 3 यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि ये साइकिल ऐसा है कि एनर्जी को भी बाहर निकलना है, लेकिन न्यूट्रॉन है ये नहीं है, बैलेंस नहीं है न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन निकल जाता है। ट्रिक ये है कि प्रोटॉन मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल है, यानी कि उसे आप डायरेक्ट वर्केबल एनर्जी में बदल सकते हैं, यानी कि उसे डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से आप इंटरेक्ट करा सकते हैं, यानी कि सीधा जनरेटर। तो इसका कोर में हिसाब ये है कि कोर में जब वो कोलैप्स करेंगे तो एक वेव बन रहा है जो कोलैप्स कर रहा है, मतलब साइन वेव अगर आप निकालें तो जा रहा है कि नीचे जा रहा है, एकदम दबा रहे हैं, बूम हुआ, वो यानी कि फ्यूजन हुआ। फ्यूजन क्या गया? प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन क्या करेगा? सबसे पहला चीज़ वो यहाँ पे जो मैग्नेट से उससे रिएक्ट करेगा, पुश करेगा। ऐसे ही जनरेटर चलता है, ट्विंग से। अब आपका पल्स आ रहा है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आप दबाओगे, फिर दूसरा पल्स होगा, ऐसे करिए। ये पल्स जनरेटर है, टुक 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 करके आपको साइन वेव आउटपुट दे देगा, डायरेक्ट पल्स पावर प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे स्टीम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रेडिएशन भी बहुत कम होगा ड्यूटेरियम ट्रिटियम से, क्योंकि ड्यूटेरियम ट्रिटियम में न्यूट्रॉन निकलता है। तो न्यूट्रॉन फ्लक्स जहाँ पे है, यानी न्यूट्रॉन जहाँ पे शादी ब्याह करने जा रहा है, वो चीज़ को रेडियो एक्टिव बना देगा। यानी जो रिएक्टर वॉल है, रिएक्टर वॉल के अंदर का एरिया, वो कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, फिजन की नहीं। फ्यूजन में ये होगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फ्यूजन में कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलेगा, वो दीवार को रेडियो इरेडिएट कर देगा, तुरंत नहीं करेगा। मतलब आपने रिएक्टर आज चलो कि आज इरेडिएटेड हो गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन 1-2 साल के अंदर वो इतना हाईली रेडियो एक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे वो एकदम नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसा मतलब ए न्यूट्रॉनिक मैं बता रहा हूँ तो ये बात सही है कि इसका मेजॉरिटी एनर्जी इसमें निकल रहा है, प्रोटॉन में निकल रहा है, लेकिन प्रोटॉन इंटरेक्ट करता है और बहुत सारे और सब पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो कई बार होता है कि थोड़ा सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट्स में आपका न्यूट्रॉन निकलता है, लेकिन वो बहुत लो एनर्जी का होता है, तो इसलिए यहाँ पे रेडिएशन बहुत कम होगा। तो ये हम लोग यही मतलब पूरा जो आप सुन रहे हैं बस वही है कि मैग्नीटो और इनर्शिया, मतलब इनर्शिया का भी फायदा उठा रहे हैं, मैग्नेटिज्म का भी फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए दोनों का दाम कम है। और ड्यूटेरियम हीलियम 3 इस्तेमाल करेंगे, जो आप लोग बार बार सुनते हैं ना, मून से निकालेंगे, मून से निकालेंगे, वही हीलियम 3 वही है। क्यों करेंगे वैसा? क्योंकि वो ए न्यूट्रॉनिक है, यानी कि न्यूट्रॉन के माध्यम से एनर्जी वहाँ नहीं निकलती, वहाँ प्रोटॉन के माध्यम से निकलती है। प्रोटॉन जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करेगा, वो डायरेक्ट एनर्जी बना देगा। और इसका इनका सपना ये है कि ये डायरेक्ट पल्स पावर देगा, यानी कि ये डायरेक्ट बजाय, इसीलिए बार बार कह रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर जनरेटर। बात वही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जनरेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये पानी बॉईल कर रहा है, फिर उस बॉयलर से आप टरबाइन चला रहे हो, फिर वो टरबाइन से जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से आपका बिजली निकल रहा है, वैसा नहीं, डायरेक्ट बिजली बाहर निकलेगा। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द बिजली इसका कैपेसिटर बैंक में वापस चला जाएगा, लेकिन मतलब सरप्लस होना चाहिए अगर ये ब्रेक इवन कर लेते हैं तो यही जो पूरा भी वीडियो चल रहा है बस यही है। अब बात करते हैं, ये सब तो आपने 1000 बार सुन चुके होंगे, 50,000 बार देख चुके होंगे। तो बात है कि कब, ठीक है, हम लोग सुनते तो कब से आ रहे हैं, मेरा उम्र हो गया, मैं तो एक वो 30 साल का सर्किट भी पूरा कर चुका हूँ। तो हिसाब ये है कि क्या ये काम करेगा, इसका जितना भी मैंने देखा है, मतलब कई साल से चल रहा है, उसमें हिसाब ये है कि अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये है कि इफ़ दिस देन दैट, मतलब अगर हम ये कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये कर लेते हैं तो इससे ये हो जाएगा, उससे हम लोग ऐसे, मतलब बहुत सारे अननोन्स हैं। टोकामेक का मतलब एक तरह से समझिए डिज़ाइन काफ़ी चीज़ क्लियर है, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा चीज़ अनक्लियर है। और ब्रेक इवन से कितना दूर है, क्योंकि ये बार बार मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, बहुत इन्वेस्टर फंस जाते हैं इस चक्कर में, और बहुत पब्लिक भी मेरा सिर खाने लगती है कि फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन बच्चे लोग करते हैं यार, बच्चों खेलने की चीज़ है। ब्रेक इवन पे ध्यान दीजिए, और वो भी कितना फैक्टर है सर। आपने मान लीजिए 2 मेगा जूल डाला, 3 निकला, कोई मतलब नहीं उसका सर। आपने 2 डाला, 200 निकला या 4000 निकला, हाँ भाई अब हम बात करें, अब हम पावर प्लांट का सपना देख सकते हैं। अभी तक तो हम लोग 2 डाल रहे हैं, 3 निकल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे तो ब्रेक इवन का है भी नहीं, अभी तक तो पहुँचे भी नहीं, क्योंकि अगर पहुँचे होते तो पूरा हल्ला करते, अभी तक नहीं हुआ है। तो यही समझिए, न्यूक्लियर फ्यूजन करना हम लोग समझ रहे हैं, 1960 से करके बैठे हुए हैं, बच्चों खेलने की चीज़ है, उससे एनर्जी निकालना वो हो नहीं रहा है।
भाई साहब वही समझिए कि ये लोग हीलियम 3 का जो कोशिश कर रहे हैं, कई बार आपको होता होगा कि भैया ये क्यों कर रहे हैं? मतलब ये ड्यूटेरियम हीलियम 3 वाला नौटंकी कर क्यों रहे हैं? बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा? और इसमें मैं बता रहा हूँ कि वो ए न्यूट्रॉनिक है, रेडिएशन नहीं बनेगा और बिजली डायरेक्ट बन जाएगा, तो बाकी कोई क्यों नहीं कर रहे? तो हिसाब ये समझिए कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का जो रिएक्शन है, वो सबसे ईज़ीएस्ट माना जाता है। ये अगर आप रिएक्शन का ग्राफ देखेंगे, यानी कितना टेम्परेचर में रिएक्टिविटी आपको मिलने लगती है और कहाँ तक रिएक्टिविटी उसका पीक आता है, ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम का सबसे आसान है। इसीलिए सब कोई ड्यूटेरियम ट्रिटियम के पीछे कूदा हुआ है। और उसके बाद ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का भी रिएक्शन, मान लीजिए ट्रिटियम की सप्लाई उतनी नहीं है, तो आप ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ही कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। फिर ये ड्यूटेरियम हीलियम 3 देखेंगे, वो और ज़्यादा मतलब उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है। और हम लोग रो रहे हैं ड्यूटेरियम ट्रिटियम को ढंग से इग्नाइट करने में, यहाँ पे सपने दिखाए जा रहे हैं ड्यूटेरियम और हीलियम 3 कर देंगे। ये कौन लॉजिक है भाई? ये कौन लॉजिक है? क्योंकि आप समझिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है कितना, मतलब ऊम्फ चाहिए आपको। तो 13.6 चाहिए आपको ड्यूटेरियम ट्रिटियम को फ्यूज़ कराने के लिए। ड्यूटेरियम हीलियम 3 को 58 चाहिए। यानी इसका ब्रेक इवन पहुंचने में बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें तो हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे ब्रेक इवन ड्यूटेरियम ट्रिटियम का। ड्यूटेरियम हीलियम का ट्राई मारना, मतलब काफ़ी ऐसी बात नहीं कि ये आज हम लोग को पता चला, मतलब इससे तो और भी महान चीज़ है। जैसे कि आप प्रोटॉन और लिथियम के साथ करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा फ्यूजन। प्रोटॉन और बोरॉन के साथ करेंगे वो भी, और प्रोटॉन बोरॉन सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी रेडिएशन भी नहीं होता। यानी कि जो मैंने बता रहा कि मास्टर पार्टिकल जो निकल रहा है वो आपका प्रोटॉन है, लेकिन वो दूसरों के साथ नौटंकी करेगा और सब पार्टिकल के साथ नौटंकी करके वो आपका रेडिएशन बनाने लग जाएगा। प्रोटॉन बोरॉन में वो भी नहीं है, तो वो क्यों नहीं करते? बस ये उसका 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायरमेंट है 123, प्रोटॉन लिथियम का है 66, ड्यूटेरियम हीलियम का है 58। तो इतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट, हम लोग ड्यूटेरियम ट्रिटियम तो क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं और आप डायरेक्ट कूद रहे हो। ये मतलब वही बात होगी कि आप क्लास 10 पास नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम में डाल रहे हो। तो इसीलिए कोई अभी तक ट्राई नहीं किया था, मतलब ट्राई किया गया था, मतलब लैब में हम लोग किया तभी तो ये सब नंबर आया, लेकिन बाद में समझ में आया नहीं भैया ड्यूटेरियम ट्रिटियम करो। और रहा बात, इसीलिए मून वाले जब लोग होते हैं मून में माइनिंग करें, मुझे हंसी आती है भैया ड्यूटेरियम ट्रिटियम तो हमसे हो ही नहीं रहा है, तुम चल रहे हो ड्यूटेरियम हीलियम के साथ नौटंकी करने। ये समझना बेहद ज़रूरी है। और एक दूसरी बात है कि हीलियम 3 हमारे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली वो ईजिली अवेलेबल मटेरियल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बस जाके खरीद लीजिए, है लेकिन अवेलेबल। उसका बहुत यूज़ होता है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर आप जितना देखते हैं 98% केसेस में वही इस्तेमाल हो रहा है। हीलियम 3 एज ए कूलिंग सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। वो कोई ऐसा अननोन चीज़ नहीं, वो किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हम मून पे जाके खुदाई करेंगे तब हीलियम 3 मिलेगा तब जाके करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग रिएक्टर बना ही नहीं सकते, इसीलिए कोई उसका पीछे हायतोबा नहीं कर रहा है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम में तो रो दे रहे हैं, तो हीलियम 3 का तो बात ही नहीं बनता है। मैथमेटिकली समझिए अराउंड 4.2x ज़्यादा हॉटर चाहिए, और मतलब बहुत सारा और इसीलिए देखिए ड्यूटेरियम सबसे आसान कर्व दे रहा है आपको, इसमें हम लोग से हो नहीं रहा है। आप जा रहे हैं रेड कर्व में कि भैया हम ये कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि मैं इसमें उतना गहराई में उतरना भी नहीं चाहता, कारण क्या है, हीलियन एनर्जी स्टार्ट्स अप फाउंड फोर्थ न्यूक्लियर, ये बार बार जो सिक्स्थ बोल रहे हैं ना, ये फोर्थ था, फ्यूजन प्रोटोटाइप इन अ प्लान्ड पाथ टू अ कमर्शियल 50 मेगावाट पावर रेटिंग तक जा रहे थे, 50 मेगावाट पावर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इन 2019। अब बोलोगे सर 2019 तो आके चला गया, ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 2013 में। मतलब मैं बोर हो चुका हूँ ये सब देख देख के कि आएंगे ऐसे कर रहे हैं वो, इसीलिए बोल रहे हैं। और आप लोगों को ये लगा ये डायरेक्ट एनर्जी भाई नई चीज़ नहीं है। जितनी बार भी आप हीलियम 3 का हुलुलुलु सुनते हैं, मून माइनिंग का हुलुलुलु सुनते हैं, वही कर रहे हैं सब लोग, और कोई भी सीरियसली इसे क्यों नहीं ले रहा? कारण वही है कि भैया ड्यूटेरियम ट्रिटियम तो हमसे हो नहीं रहा, आप उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ पर कहाँ जा रहे हो? इसमें हम लोग ब्रेक इवन ठीक फैक्टर नहीं ला पा रहे हैं, इसको तो अचीव करने में ही बैंड बज रही है, और ब्रेक इवन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और दूसरी बात, ड्यूटेरियम ट्रिटियम बहुत है, तो फालतू का हीलियम 3 के पीछे क्यों भागोगे? मतलब एक आपका आसानी से फ्यूज हो जा रहा है, आसान मतलब फिजिक्स सेम है, फिजिक्स दोनों का सेम है। अगर हम लोग एनर्जी हीलियम 3 से निकाल सकते हैं तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम से बहुत ज़्यादा निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत अवेलेबल है। इसको आपको किसी चीज़ का डिके का इंतजार करना पड़ेगा कि भैया ट्रिटियम बनेगा, ट्रिटियम डिके करेगा तब मिलेगा। वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है सर, अवेलेबल है, लोड मत लीजिए, अवेलेबल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई बार मतलब थोड़ा बात इधर उधर कर देंगे कि ओ इससे रेडिएशन निकलता है। भाई हमें पता है कि रेडिएशन निकलता है ड्यूटेरियम ट्रिटियम से, ट्राई इसलिए कर रहे हैं कि वो होने का सपना है। हीलियम 3 भाई नहीं है, 58 है भाई। 13.6 में हम लोग रो रहे हैं, और वही सोच ले रहे हैं 2013 अक्टूबर 29 2013 में ये लिखा गया था आर्टिकल, 50 मेगावाट पे जा रहे थे ये सीधे। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इनका वो है कि हम एक तो जनरेटर रिएक्टर बनाएंगे, हम एक तो प्रोड्यूसर रिएक्टर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सर काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अपना डेडलाइन अगर नहीं अचीव कर पाते तो होता है कि क्या आपको पता है क्या कर रहे हो, और थोड़ा सा अपसेट होता है कि ठीक है भैया आपने बोला 5 साल 6 साल लग गया, कोई नहीं, आप 5 बोलते हो 15 लग जाता है, तब होता है कि भैया आप हुलुलुलु कर रहे हो, यहाँ पे वही चल रहा है।
तो बात है इसका कीमत क्या है, इस तरह के नौटंकी प्रोजेक्ट्स का कीमत क्या है। हिसाब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स, सब चीज़ हटाइए, सीधे ज़मीन पे कहते हैं ना, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भैया डॉलर किलोवाट आवर कितना लग रहा है, बाकी सब चीज़ हटाओ, बाकी सब चीज़ फेंक दीजिए, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। डॉलर पर किलोवाट आवर कितना लगेगा, यानी कि एक यूनिट बिजली को कितना दाम में आप बेच सकते हैं। तो ये सबसे की फैक्टर होता है, बाकी सारी चीज़ों कोई मतलब, कोल पावर प्लांट कैसे बनाया जाता है उसी से, सोलर पावर प्लांट उसी से, विंड फार्म उसी से, जियोथर्मल उसी से, सब चीज़ घूम फिर के आता है कितना पैसा आपको देना लगेगा एक यूनिट बिजली खरीदने के लिए। और ये ग्रिड को बेचा जाता है। ग्रिड आपको भले एक यूनिट मान लीजिए 4-5 रुपये में बेच रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो 4-5 रुपये में खरीद रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। वो 4-5 रुपये में खरीद रहा हो ज़रूरी नहीं है, वो ऑब्वियसली उससे नीचे में खरीदा, तभी तो ग्रिड का मेंटेनेंस कर पाएगा। तो यहाँ पे सोलर जो है, डॉलर में अगर बात करें तो 0.075 किलोवाट आवर पहुंच चुका है, मतलब 0.075 सेंट्स पर यूनिट पहुंच चुका है। विंड का बात करें, वो ऑलमोस्ट ये समझिए 5 सेंट्स पर किलो यूनिट पहुंचा है। मतलब विंड फार्म का साइड इफेक्ट ये होता है कि उसका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सोलर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा क्योंकि उसका कैपिटल छोटा है। विंड का कैपिटल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो लोग कर लेते हैं बम बम बिजली मिलता है और उसका यूनिट बहुत अच्छा है। ये दोनों अवेलेबल है जो आप मार्केट में खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। ये आज की बात कर रहा हूँ। ये सब लोगों को महंगा लगता है। और जो आप लोग बार बार सुनते हैं ना कि सोलर सस्ता हो गया कोल से, बात यह है कि कोल का ये भागने लगा है, क्योंकि कोल की सप्लाई और मतलब इमिशन स्टैंडर्ड्स, और मतलब सप्लाई में जितनी बार ये आता है, साइड इफेक्ट आता है कि भैया हमारा बारिश होने लगा, रेलवे लटक गया या कुछ हो गया, ये हो गया, बार बार होता है, तो उससे कोल का दाम और भागने लगता है, तो बिजली का दाम भागने लगता है। वहाँ पर हम लोग रो रहे हैं कि सोलर महंगा है, विंड तो ट्राई नहीं कर रहे भैया उसका कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ से सस्ता होगा? क्योंकि ये समझिए कोई चीज़ का दाम जो है 2 चीज़ डिसाइड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी कि अगर आपको बोलते भैया एक चक्का 5 करोड़ पीस बनाओ, ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला। कोई बोलता है आईसी 5 करोड़ पीस बनाओ, वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। क्यों? कॉम्प्लेक्सिटी। ये समझिए मैथमेटिकल लेवल पे आइए, फिजिक्स के लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करता है कि आप कितना आसानी से उसे बना सकते हैं, कितना मुश्किल होगा वो। अगर कॉम्प्लेक्स है चीज़, आप मार हाथ कर लीजिए, वो हमेशा महंगा ही रहेगा, एक पॉइंट से नीचे उसका दाम नहीं ला सकते। जैसे कि अगर आप हार्ड ड्राइव देखें, हार्ड ड्राइव का दाम एक पॉइंट से नीचे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? एसएसडी का क्यों इतना नीचे आ जाता है? मतलब कम कैपेसिटी का, लेकिन आ जाता है ना नीचे, क्यों नहीं आता? पता है, एसएसडी बस एक पीसीबी है। हार्ड ड्राइव जो है उसमें मोटर है, उसमें एक्चुएटर्स है, फिजिकल चीज़ है जो मूव कर रहे हैं। वो उतने सारे मटेरियल होने का साइड इफेक्ट है कि उसका दाम बहुत नीचे नहीं आ सकता। कॉम्प्लेक्सिटी उसे रोक देता है, भैया इससे नीचे तुम नहीं उतर सकते। तो ये समझना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टूल। फ्यूजन के जितने रिएक्टर डिजाइन हैं सब अथाह कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मतलब ये बोलना कि हम एक नैनो सेकंड में से ट्रिगर करेंगे, उसे मॉनिटर करेंगे, उसे स्क्वीज करेंगे, और उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स इन्हें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म चाहिए कि जो फाइबर ऑप्टिक्स में लेंथ है उसे नापेंगे, उसे एक बहुत हाई प्रिसीजन क्लॉक से नापेंगे, भैया फोटोन को कितना टाइम है, लेटेंसी कितनी है, वो लेटेंसी एल्गोरिदम में ये डालेंगे, भैया इतनी लेटेंसी है, इसके हिसाब से ट्रिगर करो। कितने इक्विपमेंट्स हैं जो उसको हैंडल कर सकते हैं। दाम वहीं आएगा, मतलब एक पॉइंट से नीचे आप नहीं दाम उसका घटा सकते, चाहे वो आप एक पीस बनाए चाहे 1 करोड़ पीस बनाए, उसका दाम नहीं घटेगा एक पॉइंट से नीचे। फिर आता है दूसरा, जो इस दाम का वो दाम कंटिन्यूसली भागता है, स्किल कितना चाहिए, यानी कि किस तरह के लोग इस पे काम कर सकते हैं। यानी कि एक सरल चीज़ है, जैसे कोल पावर प्लांट कहते हैं, आपको पीएचडी लेवल का आदमी नहीं चाहिए, ठीक है, निपट जाएगा सस्ते में, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दाम भागता रहेगा लेकिन निपट जाएगा। वहीं आप बोलते हैं फिजन प्लांट के लिए, उसके लिए एक अच्छा लेवल का न्यूक्लियर फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आप और हमारे लिए ये होता है वो होता है, उनके लिए हाफ लाइफ्स होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। क्योंकि आम पब्लिक को बता दिए रिएक्टर में जीनोन आ गया तो भाई उनको समझ में नहीं आया कहाँ से जीनोन आ गया, डाला तो नहीं था हमने, तो इसीलिए उन्हें आइसोटॉप्स की अंडरस्टैंडिंग होनी, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लेवल होना। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा आप मांग रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और प्लस वो सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आइसोटॉप्स, पॉइजनिंग और ये सब का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो दाम तो भागेगा। अब वो रनिंग कॉस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे भैया इन्फ्लेशन हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, आप पैसा हमें सैलरी बढ़ाओ, और सैलरी अगर नहीं बढ़ेगा तो कोई काम नहीं करेगा ज़िंदगी भर। तो ये 2 चीज़ के कारण फ्यूजन का दाम आप कभी भी सोलर या विंड जितना नहीं घटा सकते। मार हाय तौबा कर लीजिए, वो नहीं घटेगा। और सोलर क्यों इतना घट गया? क्योंकि सोलर का सेकेंडरी बेनिफिट था कि वो सिलिकॉन पे चल रहा है, और सिलिकॉन की इंडस्ट्री हम लोग दूसरे चीज़ के कारण उसको खूब डेवलप कर रहे थे, तो सिलिकॉन साइड में फ़ायदा उठा लिया। अरे भैया तुम तो वहाँ जा ही रहे हो, हम हमारा भी सामान भी ले जाओ। साइड में ले लिया, सिलिकॉन से और दूसरा फ़ायदा हुआ, इन्वर्टर्स बहुत आसान हो गए। मतलब आजकल आप एक पैनल के पीछे माइक्रो इन्वर्टर लगा सकते हैं जो लगभग 400 वाट तक को हैंडल कर सकता है। 400 वाट का इन्वर्टर एक टाइम में ये बड़ा आता था, आज पैनल के पीछे छोटा सा लगा देता है, और भी साइन वेव देगा प्लस ग्रिड ट्राई कर देगा, यानी ग्रिड में बिजली बेच भी सकता है। तो वो सस्ता हो गया क्योंकि 2-3 और पैरेलल इंडस्ट्री चल रहे थे, इसने उसने साथ में बहती गंगा में हाथ धो लिया। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है सर, हर चीज़ आपको शुद्ध स्टार्ट से करना है, और ये 2 चीज़ एकदम शुद्ध कर देता है कि इनका दाम एक पॉइंट से नीचे नहीं आ सकता। जैसे ये लोग जो वीडियो है इसमें बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर इन्हें खुद से डिज़ाइन करना है। सोच लिए कैपेसिटर नहीं मिलता है इनके लिए,
कैपेसिटर नहीं मिलता है। और प्रॉब्लम इनकी नहीं है, बात आपको ये समझना है कि इन्वेस्टर के नज़रिए से देखिए भैया, अगर तुम्हें कैपेसिटर खुद से बनाना है, हम लोग सोलर के लिए रो रहे हैं कि वो महंगा है, तुम्हें पूरा कैपेसिटर का पाइपलाइन बनाना है, कैपेसिटर का खुद को पूरा प्रोडक्शन लाइन बनाना है, क्योंकि ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बना जो इतना हाई इंपल्स लॉन्ग टर्म बर्दाश्त कर सके। शॉर्ट पल्स पे तुमने टेस्ट किया कि हाँ भैया ये मतलब 100 हर्ट्ज पे कई टाइम तक चल सकता है, आपको मिनिमम 60 हर्ट्ज चाहिए मैक्सिमम मान लीजिए, तो वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे आप पल्स बढ़ाते हो वो कैपेसिटर सब सुहा हो जाते हैं। तो आपको नया कैपेसिटर खुद से बनवाना पड़ेगा कि भैया हम एक फैक्ट्री छोटी डालो, तब कैपेसिटर बनाओ, तब ये हो। कहाँ से इसका दाम कम होगा सर? और वो कैपेसिटर का कोई और यूज़ होगा नहीं। तो ये समझने वाली बात है कि बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी का इनको डेवलपमेंट चाहिए। किस हिसाब से ये दाम कम करेंगे? क्योंकि यही बोल रहा हूँ, हर चीज़ का दाम का एक लोअर लिमिट होता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए उसको करने के लिए, दाम कभी भी एक पॉइंट से नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात, मान लीजिए ये कई हज़ार करोड़ लगा के ये बन जाता है, फिर लॉन्जेविटी आती है। लॉन्जेविटी इस तरह के डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? आप न्यूक्लियर फ्यूजन का बात कर रहे हो, वेस्ट हीट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप बोलोगे प्रोटॉन से सब निकल रहा है, ऐसा कौन सा आप मैग्नेट देख लिए हैं जिसमें कभी ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, लॉस नहीं होता? या तो सारी चीज़ को सुपर कंडक्टर बनाओ, दाम तो छोड़ ही दीजिए, और थोड़ा सा वेस्ट हीट होगा। मैं बता रहा हूँ, प्रोटॉन बोरॉन रिएक्शन निकलता है जिसमें कोई भी सेकेंडरी रिएक्शन ये रेडिएशन नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो रेडिएशन धीरे धीरे इसको कुक कर ही देगा, तो उसको कूल करना, लॉन्जिविटी की बैंड बच जाएगी। तो कहाँ से? और रहा बात कि हम लोग पावर प्लांट ऐसा बनाते हैं ना कि भैया 10 साल तक उसे छूना ना पड़े। अगर स्टीम टरबाइन जो चल रहा है उसको ठीक से शुद्ध स्टीम मिल रहा है, वो 50 साल तक चलता है। हमारे पास हैं पावर प्लांट जो 50 साल से चलते आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। टरबाइन्स का एकदम बम बम है, भैया हमें शुद्ध स्टीम मिल रहा है, हम चकाचक हैं। और जो टरबाइन में पानी चला गया वो तुरंत खराब हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हालात में फ्यूजन टेक्नोलॉजी सस्ता नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हाय तौबा कर लीजिए। और जब हम लोग सोलर और विंड के लिए रो रहे हैं, तो ये सेंस मुझे बनता ही नहीं है कि भैया ये सब सस्ता होगा। ये फंड, और इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, और फिजिक्स तो इनका छोड़ दीजिए, अभी तक है ही नहीं। मतलब क्योंकि किसी के पास शुद्ध अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिजिक्स का लेवल का, क्योंकि फॉल्ट नहीं है, ये अननोन टेरिटरी है हमारे लिए। इंजीनियरिंग बोल रहा ना, ये तो 2019 में ही उतार रहे थे। अब बात करते हैं कि अर्जेंसी, और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा बर्न आउट रहता हूँ। कारण ये है कि मैं अर्जेंसी पे रहता हूँ। अर्जेंसी ये है कि आपको ये समझना है कि हमारे पास कितना टाइम है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे पास 100-200 साल है, ठीक है, तब कोई टेंशन नहीं है, टाइम लीजिए। कुछ लगा नहीं, देखो भैया हमें 20-30 साल के अंदर सब चीज़ सलटाना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट गाड़ी को सही रास्ते पे लाओ। झटका लगेगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा, लेकिन रास्ता अगर अभी हम लोग सही पकड़ लिए, निपट जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्रॉप यील्ड खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि नदी सूख रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं नया चीज़ बता रहा हूँ। आप लोगों से जो लोग को रेगुलर नदी से आना जाना रहा, तो दिखता होगा कि नदी अब सिर्फ बारिश में अंधेर बाढ़ आता है, और गर्मी में खत्म मतलब नाला भी नहीं रहता, सूख जाता है। रेलवे ब्रिज में आप लोग खूब ट्रैवल करना हो, दिखता होगा भैया नीचे तक पिलर कैसे दिख रहा है। वहाँ तक तो पेंट भी उन्होंने नहीं किया था कि पानी इतना नीचे तक जाएगा। मतलब आप देखते होंगे नाप रहता है कि 5 मीटर है, 4 मीटर है, 3 मीटर, नीचे का नहीं रहता है। उनको पता है कहाँ कहाँ उतना सूखेगा। नहीं सर जी, वहाँ तक सूख गया है। तो कितना टाइम तक आप सारे रिवर्स को सुखा सकते हो, कितने ग्लेशियर्स को आप खत्म कर सकते हो, तब बोलेगा अरे भैया हमारे उगाने के लिए खाना नहीं है। कितने ड्राउट्स आ सकते हैं जिसके बाद आप बोलोगे नहीं भैया सही में खाना उगाना नहीं, क्योंकि आम पब्लिक को वहाँ हिट करेगा। ऐसे आम पब्लिक ग्लोबल वार्मिंग को इग्नोर कर सकता है, लेकिन जैसे ही क्रॉप यील्ड खराब हुआ कि हमारे फसल नहीं उग रहे हैं, गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है और पानी देने के लिए नदी नहीं है, तुरंत लोग सीरियस हो जाएंगे। ये कब होने वाला है ये आपको जानना है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और अगर हम लोग ब्रेक आज लगाने की कोशिश किए, शायद एक 20-30 साल में हम लोग ब्रेक लगा लें, गाड़ी को रोक ले भैया अब मत बिगड़ो, और उस टाइम मैनेज हो जाएगा। तकलीफ होगी, दर्द होगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर इंतज़ार करें कि 30 साल बाद ब्रेक लगाएंगे, चांसेस नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। और कारण ये है कि तो यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है, सब लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसके पीछे? बात है कि हम लोग चाहते हैं ना वन मैजिक बुलेट सोल्यूशन, यानी कि भैया सिल्वर बुलेट जगह रामबाण जिसे कहते हैं, भैया ये कर दो काम खत्म, समस्या खत्म। ये इतना लाइफ इतना आसान चीज़ है नहीं कि जहाँ पे एक चीज़ कर लो सब सॉल्व हो जाए। ये तो मतलब एक विजडम वाली बात होती है, हर किसी को पता है भैया लाइफ कभी इतना सिंपल नहीं होगी, ये कर लो काम खत्म, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन सब खोज वही रहे कि अरे जैसे हम लोग पावर प्लांट बनाए, उससे सब बिजली खाने में सबको मजा आता है, लेकिन भैया उसका प्रदूषण का साइड इफेक्ट नहीं आता है, तो काम करो पावर प्लांट बदल दो। लाइक सर आप अपना हैबिट बदलो ना सर, उससे ज़्यादा फायदा होगा। नहीं 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 सर, पावर प्लांट बदल दो सर, पावर प्लांट अभी रेडी नहीं है सर 30 साल बचा है हमारे पास, अब पावर प्लांट मिनिमम 100 साल लग जाएगा अगर फ्यूजन पे चलते रहे तो। कहाँ से करेंगे सर? और रहा बात, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ एक बार खाना रेड पहुँच गया कि भैया खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, तबाही शुरू हो जाती है। और मैं बार बार क्लियर करूँगा, हमारे पास सोल्यूशन है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। बस कंकरेंट यूज़ करना होगा, यानी कि ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, मतलब समझ रहे, मतलब
बहुत चीज़ जैसे बिल्डिंग को स्टेबलाइज़ करने के लिए क्या होता है, छड़ लगाते हैं, सीमेंट लगता है, कंक्रीट लगाते हैं, ईंटा लगाते हैं, सब चीज़ करते हैं ना, एक चीज़ से नहीं होता ना। तो यहाँ समझना वही ज़रूरी है कि अगर बहुत सारे टूल्स एक साथ इस्तेमाल करें, सब समस्या सॉल्व हो जाएगा। बड़े-बड़े टूल्स बता देते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोगैस हो गया, सीवीड हो गया। सीवीड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जेट फ्यूल चाहिए ना, सीवीड से ही बन सकता है। फिर क्लोज़ लूप पम्प्ड हाइड्रो, तो जो कहते हैं ना एनर्जी स्टोरेज, चलो उससे भी आ जाएगा। फिर आपका बात करते हैं एचवीडीसी, इतना दूर-दूर तक पावर प्लांट कैसे, एचवीडीसी ये सारे इंडिया में है बाय द वे। मैं एक भी चीज़ ऐसा नहीं बता जो सिर्फ फॉरेन में है, इंडिया में है ये सारी चीज़। बस ये सबको ग्रो करें, ना कि फ्यूजन पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके यही सबको ग्रो करने लग जाएँ और ये आज डिप्लॉय करने लगे, भैया हमें समस्या है, आज सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा, समस्या सॉल्व हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा कि ये 30 साल में हमारा टारगेट रीच करेगा, हम लोग चल रहे हैं। ये नहीं होगा कि 30 साल बाद हम रेस में उतरेंगे। ये सर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कार्बन आउटपुट को कम कर रहे हैं, 30 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो कार्बन कैप्चर अगर करना पड़ता है तो वो करेंगे, या जो करना है करना करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये रुके रहें कि भैया 30 साल बाद हम स्टार्ट करेंगे, शायद रहे नहीं मौका, क्योंकि जहाँ क्रॉप यील्ड खत्म हुआ, सबकी शांति भंग हो जाएगी। अब वही बात करते हैं पेनल्टी की। तो पेनल्टी समझिए कि टाइम और पैसा दोनों एक बार डूब गया तो डूब गया। जैसे कि हाइपर लूप में मुंबई ने एक बार पैसा लगा के डुबा डाला, तो गया वो पैसा सर, वो पैसा वापस नहीं आने वाला। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको रिटर्न नहीं करेगा। बोला सर आपने बोला था पाइप का लगाओ, पाइप का कोई यूज नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं भी वही करता, आप भी वही करते, हर कोई वही करता। आपको देखना होता है कि भैया हमारे कौन से ऐसे मिनिस्टर्स बैठे हैं जो इस तरह हाइपर लूप का प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दे दिए, अब बाद में बोलते प्यार से भैया आपने कई 100 करोड़ उसमें डुबा डाले, अब वो पैसा कभी नहीं आने वाला। और जो समय भी गया, मतलब उतने दाम में आप आराम से सस्ता मेट्रो बना देते, काम चल जाता। मेट्रो जमीन के नीचे बहुत महंगा पड़ता, ठीक है, जमीन के ऊपर कर देते सर, एलिवेटेड मेट्रो कर देते कि भैया यहाँ से यहाँ तक गोवा जो भी जाना था, जो भी उनको करना था, बस वो कर दो, काम खत्म। लेकिन पैसा भी गया, टाइम भी गया, दोनों वापस नहीं आने। ऐसे बोला हम लोग वो 30 ईयर के मार्क के पास बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं। ऐसा वही समझिए इन एक्शन। यहाँ पे जो सपने दिखा देते हैं उससे बहुत लोग ठंड बैठ जाता है कि ओ मुझे अपना हिस्सा करना है। नहीं 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 सर, वो लोग सॉल्व कर लेंगे। हर कंपनी ये करती है, हर कंट्री ये करती है। दुनिया में 200 कंट्री, बहुत सारी कंट्री इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे देखना चाहती है कि भैया आप लोग सॉल्व कर लो ना, मैं मुझे क्यों कुछ करना पड़ेगा। नहीं सर, सबको करना पड़ेगा, हम सब लोग डूबेंगे अगर नहीं करेंगे तो वही वाला बात है इन एक्शन, यानी कुछ नहीं करते ना, जैसे चल रहा है चलने दो। नहीं सर जी, करना पड़ेगा, वो बहुत रिस्की है। ऐसा वही समझिए कि अगर वर्किंग टूल जो आज काम कर रहा है, जैसे हमें पता है कि इसका ये कार्बन आउटपुट है, इसका ये कार्बन फुटप्रिंट है, ये उसका ये डैमेज है, इसको ऐसे मैनेज करते हैं, आज अगर लगाते हैं तो हमारे पास एक भविष्य होगा जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया ये सब टूल इतने सारे हाई तौबा करने के बाद आप किसी तरह बचे रहोगे, फिर होगा एंड में कि भैया ये फाइनल दवाई है, लीजिए काम खत्म, हॉस्पिटल से बाहर हो जाइए। वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बचोगे ही नहीं तो वो सर ये बेटर दवाई जो 40 साल बाद आएगी उसका क्या करोगे आप, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के इम्परफेक्ट टूल को आज इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आज आप कर लोगे तब कल रहेगा। कल का इंतजार करोगे, कल कभी नहीं आता। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मतलब जैसे इटली का एग्जांपल ले रहे हैं, इनके सारे के सारे क्रॉप्स यील्ड स्वाहा होना शुरू हो गए। मतलब ये नदी था, सूख रहे हैं, नदी में बालू दिखने लग रहा है, बहुत हालात खराब है। यहाँ तो चाइना में तो पूरा का पूरा नदी स्वाहा हो गया, मछली सूख गई सब। समझ रहे हैं, ये अमेरिका का लेक है, स्वाहा हो गया, समझ लीजिए। हवा महल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे सबसे गुस्सा लगता है भैया 30 साल बाद, 40 साल बाद, अरे 2019 में कर देंगे सर। 2019 आगे कब का चला गया, मतलब 1-2 साल आगे पीछे चलो ठीक है। जैसे इंडिया का थोरियम रिएक्टर 2012 में होना चाहिए था सर, 2012 में। तो वही समझिए कि सोसाइटी जब तक प्रॉस्परस है, यानी कि जब तक लोगों के पास है भैया पेट भरा रहेगा, लोग केयर करते हैं, लोग सॉर्ट करते हैं, क्योंकि तब आगे दिखता है। जहाँ प्रॉस्पेरिटी खत्म होती है, लटक जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं केयर करेगा। अगर आप नरक में हो, नरक में हो तो कोई बोले भैया ये पृथ्वी बचा, बोले मैं नरक में ही हूँ भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। ये होता है, बहुत सीरियस बात है। तो यही समझिए पेनल्टी यही है कि इस तरह का हुलुलुलु टेक्नोलॉजी के पीछे भागना, जो आज काम कर रहा है उसे अगर हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं डालते हैं, तो कल शायद रहे ही नहीं हमारे पास कि भैया इसे ठीक कर सको। और मान लीजिए बन भी जाता, तब तक टू लेट वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समझेंगे, आप ब्लीड करो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है, भैया ब्लड सील करो, बाद में देखो भैया तुमको क्या हुआ है, पहले ब्लड लॉस कम करो। अभी हम लोग उस जगह पे कि ब्लड लॉस हो रहा है, अगर हम लोग ब्रेक लगाना शुरू करते हैं 30 साल में शायद ब्रेक लगा लें, फिर उसके बाद जो शॉर्ट करना करें। लेकिन रुके रहेंगे भैया 30 साल बाद देखेंगे फ्यूजन सबके चक्कर में शायद रहे ही नहीं। क्योंकि मैं बोल रहा ये इस साल का है, ये इस साल का है, ये ताज़ा माल आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद जाके देखिए कि कितने नदी आपका पुल नीचे तक दिख रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्यूजन हुलुलुलु के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, तो उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।